प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने एमए फाइनल के पेपर 8 जो कि 1919 से 1950 तक का है, उसमें गांधी जी की भारत वापसी की थी। आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में इससे पहले गांधी जी थे और 1915 में वे भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में उनका जो संघर्ष रहा, उनकी सफलताएं, उससे वो भारत में काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। न केवल शिक्षित भारतीय अपितु जन सामान्य भी गांधी जी के बारे में भली भांति परिचित हो चुका था। और अब जब गांधी जी यहाँ आ गए, चूँकि देश उस समय गुलाम था और गांधी जी के पास में अपने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव थे और गांधी जी अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनके जो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी को सलाह दी कि पहले वे भारत की समस्याओं को जाने, भारत का भ्रमण करें। तो गांधी जी ने देश भर का भ्रमण किया और रेल का जो सामान्य कोच है उसमें उन्होंने यात्राएं की, सामान्य यातायात के साधनों से सफ़र किया, लोगों के बीच में गए, लोगों की समस्याओं को जाना। और गांधी जी ने स्वयं का जो पहनावा है, स्वयं के संबंधित जो बातें हैं, वो आम आदमी जैसी उन्होंने कर ली, धोती बांधने लगे। चूँकि उन्होंने देखा कि यहाँ का आदमी बहुत अभावग्रस्त है, व्यक्ति बहुत अभावग्रस्त है और उसके पास में भरपेट भोजन और तन ढकने को पर्याप्त वस्त्र नहीं है। तो गांधी जी यहाँ की समस्याओं का उन्होंने अच्छे से अवलोकन किया और इस समय तक वो कोई सार्वजनिक उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। हाँ, उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती जो आश्रम, उसकी स्थापना 1916 में कर ली, इसका भी हमने कल जिक्र किया था। और भारत की जो तत्कालीन सभी राजनीतिक विचारधाराएं जो थीं, गांधी जी उन सब का भी अध्ययन कर रहे थे। नरमपंथी राजनीति से उनकी आस्था समाप्त सी हो गई थी और वे होम रूल आंदोलन की इस रणनीति के खिलाफ थे कि अंग्रेज़ों पर कोई मुसीबत हो तो उस मुसीबत का लाभ उठाया जाए और देश को आज़ाद कराया जाए। यद्यपि होम रूल आंदोलन इस समय तक काफ़ी लोकप्रिय था, किंतु इसके सिद्धांत गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। उनका मानना था कि ऐसे समय में, जबकि ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, होम रूल आंदोलन को जारी रखना अनुचित है। उन्होंने तर्क दिया कि इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग अहिंसा और सत्याग्रह है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि जब तक कोई राजनीतिक संगठन सत्याग्रह के मार्ग को नहीं अपनाएगा, तब तक वे किसी संगठन से जुड़ेंगे नहीं। रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह प्रारंभ करने से पहले 1917 और 18 के प्रारंभ में गांधी जी ने 3 स्थानों पर जाकर के कार्य किया। वो था चंपारण आंदोलन बिहार में, अहमदाबाद और खेड़ा ये दोनों गुजरात में थे। तो गांधी जी ने यहाँ सबसे पहले हम बात करें चंपारण की। चंपारण का मामला काफ़ी पुराना था। बिहार में चंपारण, जैसा मैंने अभी आपको बताया, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एक एग्रीमेंट किया, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना आवश्यक था। यह व्यवस्था जो है वो 3 काठिया कहलाती थी।
यह व्यवस्था क्या कहलाती थी? तीन काठिया व्यवस्था कहलाती थी। तीन काठिया व्यवस्था यानी कि अपनी जो भूमि है उस भूमि का 15वां जो % है 3/20 उस भाग पर किसानों को खेती करनी थी। 19वीं सदी के अंत में जर्मन में रासायनिक रंगों यानी कि डाई का विकास हो गया था, जिससे नील को बाजार से बाहर खदेड़ दिया गया। इसके कारण चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने पर विवश हो गए। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, किंतु परिस्थितियों को देखकर अंग्रेज बागान मालिक किसानों की व्यवस्था का फायदा उठाना चाहते थे और उन्होंने दूसरी फसलों की खेती करने के लिए किसानों को एग्रीमेंट से मुक्त करने की एवज में लगान व अन्य करों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। आपने यदि प्रारंभ में सुना है चंपारण आंदोलन, अभी जो बात कर रहा था ध्यान से सुना है, तो उस अंग्रेज जो थे बागान मालिक उन्होंने तब एग्रीमेंट किया था कि भाई अपनी ज़मीन के 15वें हिस्से पर खेती करेंगे नील की। लेकिन अब किसान खेती करना नहीं चाहता है क्योंकि नील की डिमांड नहीं है। तो वे कह रहे हैं कि यदि एग्रीमेंट से मुक्त करना चाहते हो तो आपको इस एवज में लगान देना पड़ेगा, और दूसरे टैक्स उन्होंने बढ़ा दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने द्वारा तय की गई दरों पर किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बाध्य किया। ये मामला चंपारण में चल रहा था काफ़ी समय से। चंपारण के इस मामले से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी जिनका नाम राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। फलस्वरूप गांधी जी चंपारण पहुँचे। उनके साथ में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, मजहर उल हक, महादेव, नरहरि, जेबी, कृपलानी, ये कुछ उनके साथ में नेता जो उस चंपारण के लिए उनके साथ में थे, और ये सब लोग जांच करने के लिए गांधी जी के साथ चंपारण पहुँचे। गांधी जी के चंपारण पहुँचते ही अधिकारियों ने उन्हें तुरंत चंपारण से जाने का आदेश दिया, किंतु गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार किया और किसी भी प्रकार के दंड को भुगतने का फैसला किया। सरकार के इस अनुचित आदेश के विरुद्ध गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का मार्ग चुनना उनके विरोध का तरीका रहा। गांधी जी की इस दृढ़ता से सरकार विवश हो गई और उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने तथा गांधी जी को चंपारण के गांवों में जाने की छूट के निर्देश प्रदान किए। इस बीच सरकार ने सारे मामले की जांच करने के लिए एक आयोग गठित किया, जिसमें गांधी जी को भी उसका सदस्य बनाया गया। गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि 3 काठिया जो प्रथा है वो गलत है, अवैध है और वह समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने आयोग को यह भी समझाया कि किसानों से पैसा अवैध रूप से वसूला गया है, उसके लिए किसानों को हर्जाना दिया जाना चाहिए। बाद में एक और समझौते के पश्चात अंग्रेज बागान मालिक अवैध वसूली का 25% किसानों को लौटाने के लिए राजी हो गए। इससे 1 दशक के भीतर ही बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया। इस प्रकार गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो पहला जो एक उनका कहे उनकी जो पहली लड़ाई है, उस लड़ाई को उन्होंने जीत लिया और गांधी जी चंपारण के सत्याग्रह से बहुत लोकप्रिय हो गए और गांधी जी को बड़ी सफलता मिली। इसके बाद में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है उसके अंदर हस्तक्षेप किया। चंपारण के पश्चात गांधी जी मार्च 1918
को अहमदाबाद का जो मामला है उस मामले में हस्तक्षेप करते हैं। यहाँ मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने 50% के स्थान पर 35% बोनस की मांग करने को कहा। देखिए, गांधी जी ने यहाँ एक इंटेलिजेंसी का उन्होंने यहाँ परिचय दिया है कि पहले उन्होंने मजदूरों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि भी जो बोनस जो है आप ये 50% की बजाय 35% जो पहले की मांग अपनी रखें, 50% की मांग को छोड़ दें। जबकि मिल मालिक मजदूरों को केवल 20% बोनस देना चाहते थे। तो गांधी जी ने मजदूरों को सलाह दी कि वे शांतिपूर्ण एवं अहिंसक ढंग से अपनी हड़ताल जारी रखें। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल का फैसला किया। अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने इस संघर्ष में गांधी जी को सक्रिय योगदान प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। गांधी जी के अनसर पर बैठने के फैसले से मजदूरों के उत्साह में वृद्धि हुई और उनका संघर्ष तेज हो गया। मजबूरन मिल मालिक समझौता करने को तैयार हो गए तथा सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। जिस मुद्दे को लेकर के हड़ताल प्रारंभ हुई थी, ट्रिब्यूनल के फैसले से वह समाप्त हो गया। ट्रिब्यूनल ने मजदूरों के पक्ष में निर्णय दिया। मिल मालिकों को 35% बोनस मजदूरों को भुगतान करने का फैसला सुनाया गया। गांधी जी की यह दूसरी बड़ी विजय थी। अब देखिए, पहले चंपारण पूरे भारत के आंदोलन में कूदने के बजाय इन्होंने टुकड़ों के अंदर पहले चंपारण में गए हैं, फिर ये गुजरात के अहमदाबाद में, और अब गुजरात का ही खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने प्रारंभ किया है। वर्ष 1918 में भीषण दुर्भिक्ष यानी अकाल के कारण गुजरात के खेड़ा जिले की पूरी फसल बर्बाद हो गई। फिर भी सरकार ने किसानों से माल गुजारी वसूल करने की प्रक्रिया जारी रखी। नियमानुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से भी कम हो तो किसानों का पूरा राजस्व यानी कि टैक्स माफ़ कर दिया जाना चाहिए था, किंतु सरकार ने किसानों का टैक्स माफ़ करने से मना कर दिया। गुजरात सभा, जिसमें किसान शामिल थे, गुजरात सभा ने 1919 के राजस्व वर्ष के मूल्यांकन को 1919 का जो टैक्स जो कैलकुलेशन है के मूल्यांकन को लागू न करने की प्रार्थना की कि भाई आप जब फसल ही नहीं हुई तो फिर किस बात का असेसमेंट, किस बात का मूल्यांकन, इसकी प्रार्थना की और सर्वोच्च शासकीय अधिकारियों के सम्मुख याचना रखी। सरकार कठोर बनी रही और कहा कि यदि करों का यदि टैक्स का भुगतान न किया गया तो किसानों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। फलस्वरूप गांधी जी ने किसानों को टैक्स अदा न करने तथा सरकार के दमनपुरी जो सरकार का जो दमनकारी कानून है के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उत्साहित किया। खेड़ा जिले के युवा अधिवक्ता वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक तथा कई अन्य युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा के गांवों का दौरा प्रारंभ किया। उन्होंने किसानों को लगान न अदा करने की शपथ दिलाई। गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ़ कर दे तो लगान देने में सक्षम किसान स्वेच्छा से अपना लगान अदा कर देंगे। एक तरफ तो गांधी जी ने कहा कि आप ये माफ़ करें, ये भी कहा कि यदि कोई ज़मींदार रिच है, जिसके पास में हैसियत, जिसके पास में धन है, तो वो अपनी स्वेच्छा से लगान अदा कर देगा। ये अब सब गांधी जी कह रहे हैं, लेकिन सरकार ने लगान वसूलने के लिए दमन का सहारा लिया। कई स्थानों पर किसानों की संपत्ति कुर्क कर ली गई, मवेशियों को जब्त कर लिया गया। अंततः गांधी जी भी झुकने वाले नहीं थे। गांधी जी का लगातार
खेड़ा में जमे रहे और अंततः सरकार ने किसानों के साथ एक समझौता किया। उसने 1 वर्ष के लिए लगान माफ़ कर दिया। आगामी वर्षों में करों की दर में कमी कर दी तथा किसानों की जब्त संपत्ति को लौटा दी। खेड़ा आंदोलन जो हुआ, इसने किसानों में एक नवीन जागरूकता का संचार किया। किसान जागरूक हुए। जब तक उनका देश पूर्ण आज़ादी प्राप्त नहीं करता, वे अन्याय और शोषण से मुक्त नहीं होंगे। किसानों में इस बात का एहसास खेड़ा आंदोलन से हुआ। न केवल खेड़ा के किसान बल्कि दूसरे भागों के भी किसान। अब यदि हम अंत में देखें कि गांधी जी ने का जो जब 1915 में आ गए हैं और अब तक गांधी जी ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, तो उपलब्धियों की बात करें कि चंपारण, बिहार और खेड़ा में गांधी जी की क्या अब तक की क्या उपलब्धियां रहीं, तो हम मान सकते हैं कि चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा आंदोलन ने गांधी को संघर्ष के जो तरीके हैं, सत्याग्रह, उनकी जो आजमाई हुई जो टेक्निक थी दक्षिण अफ्रीका में, उसको आजमाने का भी यहाँ अवसर मिला। और उनकी वो जो टेक्निक है, उनकी जो वो संघर्ष करने की शैली है सत्याग्रह की, वो यहाँ पर सफल रही। तो गांधी जी इससे बहुत ही प्रोत्साहित हुए और गांधी जी की ये उपलब्धि भी थी। इसी के साथ गांधी जी को देश की जनता के करीब आने और उनकी समस्याओं को समझने का अवसर मिला। गांधी जी यही तो चाहते थे कि देश की समस्याओं के बारे में जाने। गोपाल कृष्ण गोखले की यही एडवाइस थी। तो वो गाँव में जब रह रहे हैं, घूम रहे हैं, किसान से बात कर रहे हैं, मजदूर से बात कर रहे हैं, तो समस्याओं को जानने का उनको अवसर मिला। गांधी जी जनता की